नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। आज हम कक्षा 12 की जो पाठ्य पुस्तक है इतिहास की, उसके अंदर भू राजस्व व्यवस्था से जो अध्याय है अपने तीसरी पुस्तक का, उसमें जो स्थायी बंदोबस्त, सूर्यास्त कानून या इस्तेमारी बंदोबस्त है, उसके बारे में बात करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आने की पूरी पूरी संभावना है। तो आइए हम बात करते हैं इस्तेमारी या स्थायी बंदोबस्त की। इसके अंदर एक सूर्यास्त कानून भी था। ये क्या था? 1793 में हम जिक्र करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस का, जो कि उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया? एक नया कानून बनाया। जमींदारों से जो राजस्व एकत्र करने के विभिन्न कानून उस समय बनते थे, तो उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में एक कानून बनाया जिसे इस्तेमारी या स्थायी बंदोबस्त नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? इस्तेमारी या स्थायी बंदोबस्त। इस कानून में क्या था? जैसा कि नाम से स्पष्ट है, स्थायी बंदोबस्त। तो पहले क्या होता था, जो राजस्व था या जो कर था जमींदारों से लिया जाता था, वो अलग अलग मात्रा में होता था। कभी कम लिया जाता था, कभी ज़्यादा लिया जाता था, या अन्य व्यवस्थाएं चल रही थी, काम में चल रही थी। स्थायी बंदोबस्त में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया? एक स्थायी कर प्रत्येक जमींदार के लिए निर्धारित कर दिया गया। उस कर का निर्धारण आगे की व्यवस्थाएं देखकर, भविष्य में जो मूल्य वृद्धि होने वाली थी या फसल उत्पादन में वृद्धि होने वाली थी, उसके आधार पे काफ़ी ऊंची दरों पे किया गया था। तो इस्तेमारी बंदोबस्त के अंदर जो ऊंची दरों का जो निर्धारण किया गया था, उसकी वजह से काफ़ी सारे जमींदार थे वो संकट की स्थिति में पहुंच गए थे। तो इसके अंदर एक सूर्यास्त कानून था। क्या सूर्यास्त कानून क्या था? 1793 के इस्तेमारी बंदोबस्त में अगर कोई जमींदार निर्धारित दिन के सूर्यास्त तक अपना राजस्व जमा नहीं करवा पाता था, तो उसकी जो जमींदारी थी तो उसको नीलाम कर दिया जाता था। ये सूर्यास्त कानून था। इसको जमींदारी का नीलामी कर दी जाती थी। जो जमींदारी थी उसकी जमींदारी की नीलामी कर दी जाती थी। तो ये आपको स्पष्ट हो गया कि सूर्यास्त कानून क्या था, इस्तेमारी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त क्या था। तो अब यहाँ पर क्या दिक्कत है, क्या ऐसी बातें थी जिसकी वजह से जमींदारी की नीलामी होती थी सूर्यास्त कानून के अंतर्गत? ज़्यादातर जमींदार थे, लगभग 75% जमींदार थे, उनकी जमींदारियाँ थी वो इस कानून के तहत नीलाम हुई थी। क्यों असफल हो रहे थे जमींदार ये जो राजस्व है वो उसको जमा करवाने में? इसका पहला कारण था राजस्व की ऊंची दरें। जो मैंने आपको बताया कि राजस्व की जो दरें थी वो भविष्य को देखकर बनाई गई थी। राजस्व की ऊंची दरें, ये आप इसमें लिख सकते हो। काफ़ी बड़ा प्रश्न भी इस पे आ सकता है, छोटा प्रश्न भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न। कब लागू हुआ? 1793 में। गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। इस्तेमारी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त दोनों एक ही नाम है। सूर्यास्त कानून कौन से बंदोबस्त में लागू किया गया था? ये उत्तर है। सूर्यास्त कानून कब लागू किया गया था? 1793 में। सूर्यास्त कानून को इस्तेमारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ये कहाँ पर लागू किया गया? बंगाल में। तो आपको ये सारे छोटे प्रश्न भी आने चाहिए। ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी यहीं से निकलेंगे, बड़े प्रश्न भी, 2 नंबर के भी, 4 नंबर के भी। तो राजस्व की ऊंची दरें। दूसरा था, उस समय जो कीमतों में काफ़ी गिरावट आ गई थी। कीमतों में गिरावट आ गई थी, तो इन्होंने एक तो दरें थी वो ऊंची रख दी, दूसरी कीमतों में गिरावट आ गई, जिसकी वजह से इन्हें जो जमींदार थे वो राजस्व एकत्र कहाँ से करते? जो आगे जो किसान थे वो इनको पूरा राजस्व नहीं दे पाते थे, क्योंकि कीमतों में गिरावट थी, राजस्व की दरें थी बहुत ज़्यादा ऊंची थी। और कुछ जो तीसरा थे जिन्हें कि रैयत कहा जाता था, रैयत, ये जानबूझकर भी इन्हें जमींदारों को नहीं देते थे। रैयत जानबूझकर राजस्व जमा नहीं कराते थे।
किसको? जमींदार को, ताकि उसकी जमींदारी नीलाम हो जाए। रैयत जानबूझकर राजस्व जमा नहीं करवाते थे ताकि उसकी जमींदारी नीलाम हो जाए, क्योंकि जमींदारों की शक्तियाँ थी, जमींदारों की शक्तियाँ वो भी नियंत्रित कर दी गई थी, जमींदारों की शक्तियों को भी नियंत्रित कर दिया गया था। तो ये कुछ कारण थे जिनके वजह से अब रैयत थे वो जानबूझकर राजस्व क्यों जमा नहीं करवाते थे या लेट क्यों कर देते थे। उसमें था, एक थे वहाँ पर जोतदार। जोतदार कौन थे? जोतदार थे उस क्षेत्र के, जो प्रत्येक गांव के अंदर कुछ किसान थे, वो समृद्ध थे, ज़्यादा ज़मीनें थी, वो जोतदार थे। इन जोतदारों का उदय हुआ था इस समय, जोतदारों का उदय। इन्होंने क्या किया, इनके भी कुछ रैयत थे या जो कुछ किसान थे वो इनके कहने सुनने में थे, जोतदारों के। जोतदारों ने मना, उनको कहा कि आप समय पर इनको राजस्व का भुगतान नहीं करोगे तो इसकी जमींदारी नीलाम होगी, और बाद में वो जोतदार उसकी जमींदारी को खरीद लेते थे। तो इस प्रकार से ये कुछ कारण थे। जोतदारों का उदय, जमींदारों की शक्तियों को नियंत्रित किया जाना ब्रिटिश सरकार के द्वारा, रैयत थे वो जानबूझकर राजस्व जमा नहीं करवाते थे, कीमतों में गिरावट, राजस्व की ऊंची दरें, ये सब असमानता। एक मिनट, इसमें एक टॉपिक आप और लिख सकते हो, असमान राजस्व का निर्धारण। इसमें क्या था, जो ज़मीन चाहे आपकी किसी भी प्रकार की है, चाहे आप महंगी फसलें वहाँ पे बोते हैं, चाहे आपकी फसल ख़राब हो गई, चाहे आपकी बारिश नहीं हुई, चाहे कुछ भी रहा हो, चाहे कीमतें हैं वो कम रही हो, जो राजस्व था उसकी मात्रा थी वो एक जगह सबके लिए बराबर थी, ज़्यादा ऊंची दरें थी, इसलिए असमान राजस्व का निर्धारण। अब क्या होता था, जमींदारों की नीलामी। तो जमींदारी की नीलामी होनी शुरू हो गई, जोतदारों का उदय हुआ। कुछ जोतदार थे वो जमींदारियों को खरीदने में कामयाब रहे, लेकिन जो जमींदार थे उन्होंने भी एक रास्ता निकाल दिया था। जमींदारों ने जमींदारी को बचाने के लिए जो एक रास्ता निकाला वो क्या था, इन्होंने एक तो फर्जी बिक्री शुरू करवा दी। जमींदारी की जो फर्जी बिक्री थी वो शुरू करवा दी। फर्जी बिक्री के द्वारा ये अपनी जमींदारी को वापस खरीद लेते थे। किस प्रकार से खरीदते थे? फर्जी बिक्री के द्वारा। बिक्री के द्वारा ये अपनी जमींदारी को कैसे खरीदते थे? ये क्या करते थे, इनके जो कुछ एजेंट होते थे वो जमींदारी के अंदर जब इनकी नीलामी होती थी, उस नीलामी में जाके बहुत ही ऊंची दरों पे उसकी बोली लगाते थे, बाद में उसके पैसे जमा नहीं करवाते, तो वो बोली छूट तो जाती थी लेकिन वो कोई खरीदने वाला उसका था नहीं, खरीदार असली। फिर दोबारा नीलामी होती, दोबारा नीलामी में भी वो ऊंची दरों पे बोली लगा देते लेकिन पैसे नहीं जमा करवाते। इस प्रकार बाद में सरकार मजबूर हो जाती कि वो नीची दरों पर वापस उसी जमींदार को उसकी जमींदारी वापस दे दे। दूसरा था स्त्रियों के नाम जमींदारी। स्त्रियों के नाम जमींदारी का सरकार ने कानून बनाया कि स्त्रियों के नाम पर जो जमींदारियां हैं उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, उनसे नहीं छीना जाएगा। तो इस प्रकार कुछ जमींदारों के, जिसमें बंगाल के कुछ जमींदारों ने अपने माताओं या अपनी पत्नी के नाम से जमींदारी ट्रांसफ़र कर दी थी, उसको स्थानांतरित कर दिया था। तीसरा था इसमें जो रैयत था, रैयत का जमींदारों के प्रति समर्पण। कुछ जमींदार थे, उनकी जो रैयत थी वो बहुत अपने जमींदार का सम्मान करती थी। जमींदारों का समर्पण, के प्रति समर्पण, रैयतों का जमींदार के प्रति समर्पण। तो ये लोग क्या करते थे, जो नया जमींदार जो आता था, इनकी जो जमींदार की अगर नीलामी हो गई मान लो इनकी जमींदारी की, तो नया जमींदार आता था, उसके साथ संबंध अच्छे नहीं रखते थे और उसको वहाँ से भगा दिया जाता था। इसके अलावा चौथा था वो लठेत वाला तरीका था कि किसी भी नए आदमी को अगर वो जमींदारी लेता था तो उसको बल के द्वारा उसके जो लठेत थे वो मार पीट करके वहाँ से भगा देते थे, नए आदमी को वहाँ नहीं टिकने देते थे। इस प्रकार से भी जमींदार अपनी जमींदारी को वापस प्राप्त कर लेते थे। तो उम्मीद करता हूँ अगर आप इसको थोड़ा सा भी ध्यान से देखेंगे, एक बार इसको पढ़ लेंगे, उसके बाद ये वीडियो देखेंगे, तो आपके जो एग्ज़ाम होने वाला है हिस्ट्री का, कक्षा 12 का बोर्ड एग्ज़ाम या संस्थानीय एग्ज़ाम, उसमें आपको इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न आवश्यक ही आपके एग्ज़ाम में मिलेगा और आप उसमें अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। थैंक यू।